तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7। ये जो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बनाए हैं यह एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित हैं। तो इसमें आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो पहले हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु हैं उसको हम देखेंगे। तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या है, उसके बाद गुणसूत्र क्रोमोसोम्स को, उसके बाद जीन को और उसके बाद उत्परिवर्तन को। इसके बाद में हम फर्स्ट पार्ट में इन चारों पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेंडल के अनुवांशिकी पर प्रयोग, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। तो इसको हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, फिनोटाइप या दर्श रूप, जीनोटाइप या समजीवी, कैरियोटाइप, मनुष्य में लिंग निर्धारण, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, युग्म विकल्पी, जीन विनिमय, सह लग्नता, जैव विकास, समवर्ती अंग, समजात अंग, उपार्जित लक्षण। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मैं बनाने के लिए तो एक ही पार्ट में बना सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी जाती है तो आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, इसलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसी प्रकार पार्ट बाय पार्ट मैं पूरे एनसीईआरटी के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी सब्जेक्टों को इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जीन, उसके बाद उत्परिवर्तन। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या है। तो अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1822 से 1824 ई में और ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इसी कारण मेंडल को अनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन्हीं लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात अनुवांशिकी वंशागति का अध्ययन है जिसमें माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुणों का अध्ययन किया है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों का संचरण होना ही अनुवांशिकी कहलाता है। जैसे किसी के पिता की नीली आंखें हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी नीली आंखें होंगी, फिर उसके बच्चे के जो बच्चे होंगे उनकी भी नीली आंखें होंगी। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुणों का संचरण होना ही अनुवांशिकी कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, दूसरा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं तो आप लोग कमेंट्स कर दें, मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबी जाती है तो आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप लोगों को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और चैप्टर बाय चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब देखते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया। ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने पहले जो हमने कोशिका कोशिका चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने गुणसूत्रों को समझाया था। तो जैसा कि मैंने उसमें समझाया था कि सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होते हैं। तो जो गुणसूत्र वह केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र ही अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरण करते हैं। सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। युग्मकों यानी गैमेट में विभिन्न गुणसूत्रों का केवल एक प्रतिरूप होता है जिसे अगुणित यानी हैप्लॉइड या जीनोम कहते हैं। कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में इस तरह के दो प्रतिरूप होते हैं जिसे द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं यानी डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं।
पहले मानव का शरीर, तो मानव का शरीर है जो वह सेलों से बना है। सेल के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर ये है गुणसूत्र जो एक्स आकार का है, यह है गुणसूत्र। केंद्रक केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर ये सीडी टाइप की बनी है, यह है डीएनए। और जो इसके अंदर ये हैं, ये होते हैं अपने जीन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। अब यहाँ देखते हैं कुछ कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ जीवों के नाम है, यहाँ है गुणसूत्रों की संख्या। तो जो एस्केरिस है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। घरेलू मक्खी में यानी हाउस फ्लाई में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। मधुमक्खी में 16 होती है और 32। तो यहाँ जो छोटी मधुमक्खी होगी उसमें 16 होगी और जो बड़ी मधुमक्खी होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होगी। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या, तो जो जो छोटा नींबू होगा उसमें 18 होगी और जो बड़ा नींबू होगा उसमें 36 होगी। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जैसा कि यह तो आप सभी को पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं यहाँ गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सेक्स गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसे एलोसोम्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं ऑटोसोम्स, या इसे तो ऑटोसोम्स ही कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, क्योंकि ऑटोसोम्स ही होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्स गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स। ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। यानी कि जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं यह लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण में मनुष्य का लें, तो जो मनुष्य में जो नर होता है यानी पुरुष होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। इसलिए यह लिंग निर्धारण करते हैं। तो जो ये लिंग निर्धारण करते हैं वह नर नर गुणसूत्र निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम तो नर में भी समान पाए जाते हैं और मादा में भी समान पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा नंबर 3, जीन। जीन जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया था। जीन आनुवंशिक क्रिया की मूल इकाई है। डीएनए का छोटा खंड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, डीएनए का छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कूट निहित रहती है जीन कहलाता है। वंशागति वंशागति की प्रक्रिया सभी जीवधारियों यथा मनुष्य, जंतुओं, पौधों एवं यहाँ तक कि बैक्टीरिया एवं अत्यंत सूक्ष्म जीवों में भी पाई जाती है। वंशागति के कारण ही संतान अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। ये कारक ये कारक या रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है जीन कहलाती है। मेंडल ने इसे कारक यानी फैक्टर कहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सबसे पहले मानव या कोई भी जीव जंतु हुआ तो उसका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। अगर हम गुणसूत्र को खींचें तो उससे डीएनए निकलेगा और डीएनए के अंदर ही जैसा कि कड़ी बाई कड़ी ये जीन होते हैं। चलिए अब चौथा पॉइंट और इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। जीन अथवा गुणसूत्र की संरचना अथवा गुणसूत्र की संख्या में वंशागत परिवर्तन होना उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। यानी कि जीन या फिर गुणसूत्र की संख्या में वंशागत परिवर्तन होना उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तन असतत
आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है होता रहता है। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। तो पहले देखते हैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन इसमें वर्तमान जीन की संख्या तथा स्थान परिवर्तन परिवर्तन हो जाता है या गुणसूत्र की रचना एवं संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा जीन उत्परिवर्तन, यानी कि जो प्रथम गुणसूत्र उत्परिवर्तन है, तो इसमें जो वर्तमान में जीन की संख्या है, तो उसका जो स्थान है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और रचना में भी परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरा है, इसमें सामान्यतया जीन संदेश परिवर्तन कर देता है। जीन उत्परिवर्तन में जीन का लोप नहीं होता है, बल्कि जीन के पदार्थ में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन अर्धसूत्रीय विभाजन के समय गलती होने से एक्स किरणों, यूवी किरणों एवं गामा किरणों के प्रभाव से होता है। यानी कि जो जो जीन उत्परिवर्तन है वह या तो एक्स किरणों के प्रभाव से या फिर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से या फिर गामा किरणों के प्रभाव से होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों ने यानी यूवी रेस ने पहले यहाँ पर जो जीन था बिल्कुल सही था, लेकिन अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से यह इस स्थान बदल गया, तो इसी को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। अब पार्ट सेकंड में हम मेंडल के प्रयोगों को पढ़ेंगे। यानी कि देखें तो हमने आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट सेकंड में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकंड में हम मेंडल की अनुवांशिकी पर प्रयोग पढ़ेंगे, एक संकर क्रॉस पढ़ेंगे और दुई संकर क्रॉस पढ़ेंगे। इसके बाद में इन बाकी पॉइंट्स को हम तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अगर यह आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।